हमारा आज का टॉपिक जो है वो पंजाब बोर्ड की क्लास 11 का चैप्टर 1 है। इसमें सबसे पहले बेसिक जो कुछ बातें हैं, जैसे कि बायोलॉजी की डेफिनेशन है। जैसे बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो यही बातें लिखी हुई है कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अच्छा, इसमें आगे ये बताया हुआ है कि बायोलॉजी में हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स होंगी, और जो इसके साथ वो वाली नॉन लिविंग थिंग्स जिनका बायोलॉजी के साथ कनेक्शन होगा। जैसे कि पानी है, अगर पानी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो लिविंग थिंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से हम इसमें डिस्कस करेंगे वो वाली चीज़ों को जिसका कम या ज़्यादा होने से बायोलॉजी पे इफेक्ट पड़े, लिविंग थिंग्स पे इफेक्ट पड़े। आगे इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कौन सी चीज़ों के आंसर्स करते हैं। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड व्हाई शुड देयर बी लाइफ। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बायोलॉजिस्ट नहीं करते, ये फिलोसफर्स के लिए हम छोड़ देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कुछ करेक्टर्स बताए हुए हैं जिनके होने से हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं कि लिविंग है, नॉन लिविंग है। और अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो तो हम कहेंगे कि ये नॉन लिविंग है, डेड है। तो वो करेक्टर्स कुछ ऐसे हैं कि जैसे हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं लिविंग थिंग्स। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, पहले सेल होगा, टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, तो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में होंगे। कॉम्प्लेक्स होंगे, कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स, एक सेल होगा यूनिसेलुलर, दो सेल होंगे तो मल्टी सेलुलर। जेनेटिक प्रोग्राम होगा इनमें। जेनेटिक प्रोग्राम का मतलब ये है कि अगर जीन्स दो चीज़ों को डिफ़ाइन करती है, एक तो आपको करेक्टर देती है और दूसरा जो आप ट्रांसमिट करते हैं जो अपने करेक्टर्स, तो वो जीन्स की वजह से होता है। एनर्जी एक्वायर करते हैं बाय द यूज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। ग्रो इन साइज़, साइज़ में ग्रो करते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, फिर वो ग्रोथ करता जाता है। इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जनरेशन अपनी बढ़ाते हैं और रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना और एनवायरनमेंट की चेंजेस को रिस्पॉन्ड करना, ये ऑलमोस्ट एक ही सिमिलर बातें हैं। जैसे कि अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बॉडी मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। अच्छा, इसमें से अगर कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो हम इसको या तो कहेंगे वो डेड है या वो नॉन लिविंग है। अच्छा, उसके बाद बायोलॉजी को क्लासीफाई करने के डिफरेंट क्लासेस में इसका रीज़न ये है कि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है बायोलॉजी में, तो वो एक अगर रैंडमली अरेंज हो जाती है कि हम क्लासीफाई नहीं करते। जैसे कि एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी बुक्स अरेंज हों, मगर वो बहुत रैंडमली अरेंज हो तो आपको कोई बुक ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर उसकी अलग अलग सेक्शंस में अरेंज हो तो आपको बुक ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए बायोलॉजी में ऐसी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी तो उसको अलग अलग क्लासेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। अब उन क्लासेस की थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं बेसिक, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल्स को, सेल जैसे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एक बिल्डिंग है, उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो एक ब्लॉक होता है, तो ऐसे एक ऑर्गेनिज्म में लिविंग थिंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर सेल होता है। ऑर्गेनल्स है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो अलग अलग ऑर्गेनल्स होंगे जो कि सेल की फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। अगली ब्रांच जो है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑर्गेनिज्म रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक होगा जिसमें CH बॉन्ड होगा, ऑर्गेनिक होगा, या इनऑर्गेनिक होगा जिसमें CH बॉन्ड नहीं होगा, वो इनऑर्गेनिक होगा। और स्पेशली एज इट रिलेट्स ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि अगर पॉल्यूशन बढ़ी है इन्वायरमेंट में तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ी है, तो हम ये चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। अगले है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का एनिमल लाइक जो पार्ट है वो प्रोटोजोआ होता है। माइक्रोस्कोपिक एलजी एंड फंजाई। तो फंजाई एलजी कुछ नेकेड आई से हम देख भी सकते हैं, वो फिर माइक्रोबायोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे, इसे माइक्रोस्कोपिक वालों को पढ़ेंगे। अगली दो हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मेरीन बायोलॉजी। ये दोनों एक्वेटिक बायोलॉजी में आती हैं, और इसमें एक छोटी सी बात ज़हन में रखनी है कि फ़्रेश वाटर और सी वाटर में क्या फ़र्क होगा। जैसे कि ये एक पहाड़ है और नीचे समंदर है, पहाड़ के ऊपर बर्फ़ होगी, जब भी बर्फ़ पिघलेगी तो नीचे समंदर में आएगी। तो अब इससे हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि ये जो पहाड़ से लेकर नीचे समंदर तक पूरा एरिया, ये फ्रेश वाटर है, और नीचे समंदर है, ये जो है वो सॉल्टी वाटर है, ये सी वाटर है।
तो अब इस लॉजिकल हम ये सोच सकते हैं, जब ये बर्फ़ पिघलेगी और नीचे आएगी तो ये जो फ्रेश वाटर है ये फ्लोइंग होगा, और जो सी वाटर है ये नीचे ही है तो नॉन फ्लोइंग होगा। और जो फ्रेश वाटर है इसमें सॉल्ट्स के कंटेंट कम होंगे और सी वाटर में ज़्यादा होंगे। इसका रीज़न ये है, जब वाटर इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लाएगा, ज़मीन के मादनियात लाएगा, तो नीचे आते आते उसके सॉल्ट के कंटेंट बढ़ जाएंगे। तो ये दो बातें इसमें हमने ज़हन में रखनी है। उसके बाद यहाँ फ्रेश वाटर का देख लेते हैं। फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर बॉडीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनके फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स। फिजिकल चीज़ें जैसे कि लाइट हो गई, केमिकल जैसे पीएच, जो लाइट या टेम्परेचर फिजिकल में आ जाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्पेसिफिक एक टेम्परेचर पे रहते हैं वो देखेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, और स्पेसिफिक पीएच पे रहते हैं वो देखेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म है। अगला मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी हम वही बातें हैं, वही केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टर्स वही हैं, बस हम जो यहाँ देख रहे होते हैं सी वाटर के एनिमल्स को। इसके बाद पैरासिटोलॉजी है। पैरासिटोलॉजी हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में क्या, पैरासाइट का स्ट्रक्चर, जैसे अगर हमने कोई मेडिसिन बनानी है उसके अगेंस्ट हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो बनाएंगे। वो ट्रांसमिट कैसे होता है हमें पता होगा तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए। लाइफ हिस्ट्री, उसने कैसे नुकसान पहुंचाया, और होस्ट और पैरासाइट रिलेशनशिप्स के वो जो है होस्ट को कैसे नुकसान पहुंचाता है बॉडी के अंदर जाके। इसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी है। ह्यूमन बायोलॉजी स्टडी ऑफ मैन है। इसमें हम मैन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फंक्शंस पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी वो चीज़ें जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। एनाटमी वो जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी उसका जो ज़ाहिरी स्ट्रक्चर है, ढांचा। एवोल्यूशन वो कैसे इवॉल्व हुआ। जेनेटिक्स हमने वही आपको ऊपर बताया, जैसे कि दो चीज़ें होती हैं आपके अपने करेक्टर्स और जो आप आगे ट्रांसमिट करते हैं, दोनों जेनेटिक्स में आता है। सेल बायोलॉजी, सेल से रिलेटेड, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ऑर्गेनल्स वगैरह सब कुछ। और इकोलॉजी के लिए स्टडी, इकोलॉजी ये है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में जो था, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ ऊपर थी कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। और ये अगर लास्ट लाइन हम हटा दें, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ये इकोलॉजी की डेफिनेशन बन जाएगी कि ऑर्गेनिजम्स का स्टडी इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी है। तो ये वाला ह्यूमन बायोलॉजी हो गया। अगला सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी है, इसमें हम स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर्स, जो समाजी बिहेवियर और कम्युनल लाइफ, इज्तमाही लाइफ। तो हम जैसे कहते हैं पठान बहुत मेहमान नवाज हैं, तो ऐसी चीज़ें सारी सोशल बायोलॉजी में आ जाती हैं। अगला बायोटेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम, प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्रीज। इसका मतलब ये है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम बैक्टीरिया को इंसुलिन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या बैक्टीरिया को दही बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो सारे इसमें आते हैं। तो ये आपके बुक के पहला टॉपिक था।